हरे कृष्णा दोस्तों, 1980 के मॉस्को ओलंपिक के बाद लगभग 41 साल के बाद 2021 में दोबारा से इंडियन हॉकी टीम ने फिर से एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ओलंपिक में मेडल जीता है। वहीं हमारी वुमेन्स टीम, हमारी महिला हॉकी टीम भी सेमीफाइनल में पहुंचती है और एक धुआंधार प्रदर्शन करती है। हालांकि हमारी महिला टीम मेडल नहीं जीत पाई, बट फिर भी उनके इस बेमिसाल प्रदर्शन की वजह से पूरा देश उनका सम्मान करता है और उनको फक्र है हमें अपनी महिला टीम के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले इंडियन हॉकी की जर्नी के बारे में और हॉकी की टीम की जर्नी से हम कुछ प्रैक्टिकल लाइफ विजिटम और लाइफ टीचिंग को भी डिस्कस करेंगे, कुछ समझने का हम प्रयास करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम संदीप कुमार सिंह है। मैं शिक्षार्थी के अंदर एक एजुकेटर हूँ, मेंटर हूँ। आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, 1928 से लेकर 1980 के बीच में भारतीय हॉकी ने करीब ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीते। 8 गोल्ड मेडल जीतने के साथ ही मेजर ध्यानचंद, रूप सिंह जैसे वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड हॉकी के प्लेयर्स भारत को मिले। ऐसे प्लेयर्स जिनका लोहा पूरा विश्व मानता था। पूरी दुनिया जानती थी कि भाई भारत को हरा पाना हॉकी के अंदर बड़ा मुश्किल है। इवन 1936 में जब बर्लिन में ओलंपिक हो रहे थे तो हिटलर के सामने जर्मनी को भारत ने 8-1 से हराया था। हिटलर भी परेशान हो गया था कि भाई हॉकी को देखकर कि भाई हॉकी गजब का खेल खेलते हैं भारतीय, और हिटलर को भी समझ में नहीं आया। वो भी तारीफ पर तारीफ करने लगा था भारतीय हॉकी की। 1948 में आज़ादी के बाद पहली बार अगर किसी ने ब्रिटेन को हराया तो हॉकी की टीम ने 1948 के ओलंपिक्स में इंडिया ने ब्रिटेन को हराया। तो पूरी दुनिया जानती थी, इस बात से कन्विंस्ड थी कि भाई हॉकी बड़ा स्ट्रांग इंडिया को हॉकी में नहीं हराया जा सकता। पर अचानक से 1980 के बाद से ऐसा कुछ हुआ कि हमारी हॉकी का जो परफॉर्मेंस था वो धीरे धीरे कम होता चला गया, डिग्रेड होता चला गया। अगर इसको हम कंपेयर करें एक एग्जांपल से, तो जैसे रोमन एम्पायर था दोस्तों। रोमन सिविलाइजेशन एक समय विश्व की सबसे महानतम सभ्यताओं में से एक थी, बट अचानक से रोमन सिविलाइजेशन धीरे धीरे कब पतन हो गई किसी को कुछ पता नहीं चला। उसी प्रकार से हमारी हॉकी टीम भी एक समय सबसे बड़ी, एक बहुत बड़ी एम्पायर थी पूरे विश्व के अंदर, बट धीरे धीरे 1980 के बाद से डिग्रेड होती चली गई। अगर उनके इस डिग्रेडेशन का अगर हम कुछ कारण डिस्कस करें तो कुछ जो प्रमुख कारण है वो निकल के आते हैं। जैसा कि सबसे पहला कारण था कि 1975 में जो हमारे हॉकी प्लेयर्स थे उन्होंने अपना खेलने का टेक्निक बदल दिया। पहले जो हॉकी प्लेयर्स जो थे बॉल को ड्रिबलिंग करते थे और उसको पास करते थे, बट इस टेक्निक को छोड़कर वेस्टर्न टेक्निक्स को हम फॉलो करने लगे। वेस्टर्न टेक्निक क्या था? वेस्टर्न टेक्निक था कि चेजिंग द मैन इंस्टेड ऑफ चेजिंग द बॉल। तो ये जो टेक्निक्स हम फॉलो करने लगे, जो हमारे वीक पॉइंट था और वेस्टर्नर्स का, यूरोपियंस का स्ट्रांग पॉइंट था, जिसकी वजह से हमारा गेम काफ़ी प्रभावित हुआ। उसके बाद 1975 में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया कि हॉकी के मैदान पहले घास के मैदान पे होते थे, ग्रास फील्ड पे होते थे। अब ग्रास फील्ड को चेंज कर एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड, मतलब कि एक आर्टिफिशियल ग्रास के जो ग्राउंड है उस पर हॉकी के मैचेस होने लगे। ये इन पिच के ऊपर, ऐसे मैदान के ऊपर एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड पर खेलने की आदत भारतीय खिलाड़ियों को नहीं थी, और ऐसे ग्राउंड भारत में थे भी नहीं, क्योंकि ऐसे ग्राउंड बनाना काफ़ी कॉस्टली है, बहुत कम हुआ करते थे। तो हमारे प्लेयर्स को प्रैक्टिस करने का सफिशिएंट टाइम भी नहीं मिला, तो प्रैक्टिस नहीं किया तो हमारा परफॉर्मेंस भी धीरे धीरे कम होता चला गया। कुछ जो रिटायर्ड प्लेयर्स हैं, जो उनका ऐसा मानना था, जैसे धनराज पिल्लई हैं, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कई बार बताया है कि हॉकी फेडरेशन के अंदर काफ़ी तरीके की पॉलिटिक्स चलती थी, ईगो टसल चलता था, हॉकी प्लेयर्स और फेडरेशन के बीच में अच्छा संबंध नहीं होता था, जिसका प्रभाव भी हमारे खेल पे पड़ता था। और यही कुछ कारण थे दोस्तों कि 1980 के बाद से 2000 अर्ली 2000 तक अगर हम देखें तो हॉकी टीम लगातार मैच हारती है। इवन 2008 की बीजिंग ओलंपिक में हमारी भारतीय टीम क्वालिफाई भी नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से हॉकी को लेकर लोगों का उत्साह धीरे धीरे कम होता चला गया और इसके इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स भी कम आने लगे और धीरे धीरे हॉकी प्लेयर जो गुमनामी में जीने लगे। वहीं क्रिकेट जो है भारत में राइज होता चला गया। 2003 में जो है हमारी क्रिकेट टीम जो है फाइनल में पहुंची थी और 1983 में वर्ल्ड कप तो जीत ही चुकी थी। उसके बाद से लगातार क्रिकेट का क्रेज़ बढ़ता चला गया और हॉकी का क्रेज़ लगभग कम होता चला गया। बट इस अप एंड डाउन के समय एक समय हॉकी टीम टॉप ऑफ द आउट ऑफ द वर्ल्ड, फिर दूसरे समय टॉप ऑफ द आउट ऑफ द वर्ल्ड हो गई। बट इस अप एंड डाउन के समय पर कुछ सिंसियर लोग थे जिन्होंने हॉकी को संभाल कर रखा, इसको सपोर्ट करना नहीं छोड़ा। जैसे हमारे उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, उन्होंने हॉकी को बहुत सपोर्ट किया। उसके साथ ही हमारे जो प्लेयर्स थे, हमारे कोचेस थे, इन्होंने अपना उत्साह, अपना निश्चय, अपना धैर्य बना के रखा और जिसकी वजह से धीरे धीरे फिर से टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी ने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया और अपने परफॉर्मेंस से पूरे विश्व का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। दोस्तों, हॉकी के इस जर्नी से हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। जैसा कि हम सभी लोग आज अपनी लाइफ को देखते हैं तो हम सभी लोग बहुत फास्ट पेस्ड लाइफ जी रहे हैं। हमें सब
टकाटक चाहिए, एकदम तुरंत चाहिए, इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। बटन दबाते हुए एसी चलना चाहिए, बटन दबाते हुए वीडियो चलना चाहिए, हमें मूवी चाहिए, हमें कैब बुक करनी है, हमें स्विगी से पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है, सब कुछ बटन दबाते ही होना चाहिए। सब काम हम अपने उंगली पर एक झटके में, एक सेकंड में कर सकते हैं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की हमें आदत पड़ गई। तो ये जो एक्सपेक्टेशन की जो हमें आदत पड़ती जा रही है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की, ये एक्सपेक्टेशन हम अपने लाइफ के हर फेज़ में लेते आ रहे हैं। चाहे वो हमारे रिलेशनशिप्स हों, चाहे हमारी वो डे टू डे लाइफ की हमारी एक्टिविटी हो, चाहे हमारी पढ़ाई हो, चाहे बिजनेस हो, किसी भी काम में दोस्तों हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की हमें आदत पड़ चुकी है। बट ये हमें समझने की आवश्यकता है दोस्तों कि कोई भी बड़ा काम या बड़ा रिजल्ट जो है तुरंत नहीं मिलता। इसके पीछे सालों सालों की मेहनत है, एक ऑनेस्ट और एक कंसिस्टेंट हार्ड वर्क, एफर्ट पुटअप करने की आवश्यकता है, कांस्टेंट प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं होता दोस्तों कि आज भर्ती और कल चक्रवर्ती हो गए। आज हमने देखा कि नहीं, पीवी सिंधु जी ने जो है इंडिया के लिए मेडल जीता है, इनका बड़ा सम्मान हो रहा है, कितने प्राइजेस मिल रहे हैं। रवि दहिया ने सिल्वर मेडल जीता है रेसलिंग में, अरे वाह वाह वाह, पूरा सम्मान मिल रहा है। हरियाणा सरकार 4 करोड़ दे रही है, प्लॉट दे रही है, क्लास 1 ऑफिसर की नौकरी दे रही है। काश मैं भी जीत जाता, काश मेरी किस्मत भी होती। तो 60 मिनट का तो खेल होता है हॉकी, और इस खेल में बताइए आज ओलंपिक मेडल मिल गया, प्राइम मिनिस्टर फोन कर रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, मैं भी जीत जाता तो क्या मजा आता। दोस्तों हम उस 2 मिनट की रेस को देखते हैं, 8 मिनट के हम उस कुश्ती को देखते हैं, 60 मिनट की हॉकी गेम को देखते हैं, तो हमें लगता है कि यार काश मैं भी 2 मिनट मुझे मिल जाते, मैं भी भाग्यशाली होता, तो मैं भी आज फेमस हो जाता। बट हम ये नहीं देखते कि इस 2 मिनट की रेस को दौड़ने के लिए उस प्लेयर ने 20 साल 25 साल मेहनत की है, उसके पीछे हार्डवर्क किया है। इवन उसका जब बुरा दौर चल रहा था तो उसने छोड़ा नहीं, उसने पेशेंस दिखाया है, तब वो जाकर इस 2 मिनट की रेस को दौड़ने लायक बना है। इस चीज़ को हम नहीं देख पाते हैं। तो हमें समझने की आवश्यकता है दोस्तों कि कांस्टेंट प्रैक्टिस और पेशेंस करने के बाद ही हम लाइफ में कोई बड़े चेंजेस या बड़ा सक्सेस हम अचीव कर पाते हैं। अगर हम इसको एक एग्जाम्पल से दोस्तों समझने का हम प्रयास करें, तो जैसे कोई बच्चा होता है, कोई बच्चा पैदा होते ही बचपन से ही तुरंत ऐसा नहीं कि मैच्योर व्यक्ति बन जाता है या अंबानी बन जाता है, बहुत पैसे वाला व्यक्ति बन जाता है, थॉटफुल व्यक्ति बन जाता है। नहीं, इसके वजह सालों सालों की कॉन्शियस पेरेंटिंग होती है, और ये पेरेंटिंग करने के लिए एक पेशेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो पेशेंस इज द की वर्ड इन अवर लाइफ। जैसा कि दोस्तों अगर हम अपने शास्त्रों की बात करें और अगर हम अपने आचार्यों की शिक्षाओं की बात करें, तो हमारे आचार्यगण भी हमें इसके बारे में बताते हैं कि उत्साह, निश्चयात और धैर्यात, ये 3 फॉर्मूला हमें दिया जाता है कि अगर हम इस 3 फॉर्मूला को लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में लगा लें, किसी भी फेज में लगा लें, तो हो सकता है कि कितना भी बड़ा स्ट्रगल क्यों ना चल रहा हो, हम उस स्ट्रगल से जरूर निकल के बाहर आ सकते हैं। उत्साह, उत्साह का मतलब इंथुसियाज्म, मतलब अगर लाइफ में किसी काम को करने के लिए उत्साहित नहीं है, अगर हम इंथुसियाज्म नहीं अगर हम शो कर रहे हैं, तो हम उस काम को करने के लिए जागरूक होंगे नहीं। अगर हम उस काम को करेंगे भी घींच घाच के, तो हमें सक्सेस बिल्कुल कम मिलेगी और या तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। इसलिए इंथुसियाज्म होना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उत्साह, निश्चयात, डिटर्मिनेशन होना। अगर हमने गोल फिक्स कर लिया कि मेरे को मंत्र मेडिटेशन करना है, मेरे को रोज भगवद गीता पढ़ना है, मेरे को रोज कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल हियरिंग करना है, तो इसको करना है तो करना है। डिटर्मिनेशन, भागना नहीं है, छोड़ना नहीं है, घूमना नहीं है। आज ये देख लिया, आज मेरे को ये करना, आज मेरे को स्पोर्ट्स में जाना है, आज मेरे को आईएएस बनना है। डिटर्मिनेशन, फिक्स कर लिया तो फिक्स कर लिया, चेंज नहीं करने का, भागने का नहीं, बुजदिली नहीं दिखाने का। उस तरीके से हो सकता है हम उत्साहित भी हो, हम डिटरमाइन भी हो, बट फिर भी रिजल्ट ना मिल रहा हो। तो उत्साह और निश्चय के साथ साथ हमें पेशेंस दिखाने की आवश्यकता है, धैर्य दिखाने की आवश्यकता है। जैसा कि हमारी हॉकी टीम ने धैर्य दिखाया, एक समय सबसे टॉप थी, दूसरे समय बिल्कुल बुरा परफॉर्मेंस चल रहा था, बट फिर भी मेहनत करना नहीं छोड़ा, बना के रखा पेशेंसफुली। आगे धीरे धीरे टाइम के साथ साथ गेम इंप्रूव होता गया और आज टोक्यो ओलंपिक में हम मेडल जीती हैं। तो दोस्तों हो सकता है उत्साह, निश्चय, धैर्य दिखाने के बाद भी किसी व्यक्ति को सक्सेस ना मिले, बट अगर हम इस प्रकार से किसी भी काम को करते हैं तो हमारा काम करना ही अपने आप में एक सक्सेस है, और वो हमारी सबसे बड़ी जीत है कि हमने इस काम को किया, एटलीस्ट प्रयास किया। हार जीत, सक्सेस और फेलियर तो हमारे हाथ में नहीं है, बट अगर हम उत्साह, निश्चय और धैर्य के साथ किसी काम को करते हैं दोस्तों, तो ये काम करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा सक्सेस है। जैसा कि हम अपनी महिला हॉकी टीम के परफॉर्मेंस देख सकते हैं। हमारी महिला टीम हो सकता है मैच हार गई, बट उन्होंने इस तरीके का खेल खेला, ऐसा खेल खेला कि पूरी दुनिया उनके उस अद्भुत खेल के लिए उनकी तारीफ कर रही है, उनकी प्रशंसा कर रही है। तो अगर हम अपने लाइफ के अंदर ये फॉर्मूला लेके आते हैं, उत्साह, निश्चय, धैर्य
और इस तरीके से अगर हम अपने लाइफ में स्पिरिचुअल लाइफ और अपने डेली लाइफ को भी हम अगर मेंटेन करके अगर हम आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली हम उसमें इम्प्रूव करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको क्या अच्छा लगा, आपने क्या सीखा, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।